गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ब्लड इंडाइसिस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एनीमिया। तो सबसे पहले ब्लड इंडाइसिस जो है वो हमारे आरबीसीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, डिपेंडिंग ऑन देयर हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। और इसका और इम्पॉर्टेंस ये है कि ये हमारे अलग अलग टाइप के एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ब्लड इंडाइसिस में हमारा आ रहा है MCV, MCH, MCHC एंड कलर इंडेक्स। एक के बाद एक डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला MCV हमारा डिटरमाइन कर रहा है वॉल्यूम ऑफ सिंगल आरबीसी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मतलब एवरेज वॉल्यूम ऑफ कॉर्पसल दैट इज रेड ब्लड सेल्स। और इसकी नॉर्मल वैल्यू है हमारी 78 to 97 क्यूबिक माइक्रोन। सेकेंड है MCH, फुल फॉर्म इसका है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, जो बता रहा है हमारा एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, और इसकी नॉर्मल वैल्यू है 27 to 32 पिकोग्राम। थर्ड इंडाइसिस है MCHC, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन 1 आरबीसी, जिसकी नॉर्मल वैल्यू है 30 to 38%। अभी ये ब्लड इंडाइसिस कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहला है MCV, जिसका पूरा नाम है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। तो इसको मेजर करने के लिए इजी याद रखना है, तो V से हम लोग लेंगे PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय कॉर्पसल मतलब आरबीसी काउंट, मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि ये दोनों PCV एंड RBC है, दोनों का यूनिट अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो हमारा इसमें जो हमारा नॉर्मल वैल्यू आ रहा है ये है 82 to 92 क्यूबिक माइक्रोमीटर। सेकेंड है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय कॉर्पसल मतलब RBC मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। और इसकी नॉर्मल वैल्यू है 27 to 32 पिकोग्राम। थर्ड हमारा इंडाइस है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यहाँ पे हम परसेंटेज देख रहे हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन तो ऊपर लेना ही है, डिवाइडेड बाय पैक्ड सेल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ये ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है क्योंकि ये परसेंटेज में है, और उसका नॉर्मल वैल्यू है 32 to 38%। अभी हमारा MCV, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, अगर नॉर्मल है, ठीक है, 78 to 96 के बीच में, तो सेल कहते हैं हम नॉर्मल नॉमोसाइट्स। अगर ये डिक्रीज है, लेस देन 78 है, तो इसे कहते हैं माइक्रोसाइट। अगर ये ज़्यादा है, 86 से ज़्यादा है, तो इसे कहते हैं मैक्रोसाइट्स। फिर MCHC, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, मतलब ये कॉर्पस्कल के अंदर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन अगर नॉर्मल है तो एनीमिया होगा नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मल कलर। अगर ये कम है तो होगा हाइपोक्रोमिक कलर, इसका लाइट पिंक हो जाएगा। और अगर ज़्यादा होगा तो हाइपर क्रोमिक कलर, उसका डार्क हो जाएगा। हाइपर नहीं होता नॉर्मली एनीमिया में, बिकॉज अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो उसे एनीमिया नहीं कहते, और हर एक आरबीसी की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा वो हीमोग्लोबिन कैरी नहीं कर पाएगा। इंडाइसिस है जिसका नाम है कलर इंडेक्स। कलर इंडेक्स इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ आरबीसी, और इसका नॉर्मल परसेंटेज है 0.8 to 1.2। कैलकुलेशन में हमें हीमोग्लोबिन का परसेंटेज निकालना है, मतलब अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन मेरा 15 है, ले रही हूँ, ठीक है, और अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन है 8, तो 15 इज़ 100%, तो 8 इज़ हाउ मच, तो दैट इज़ 53.3%। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ आरबीसी, तो आरबीसी हमारा नॉर्मल है 5 मिलियन और पेशेंट का है 4, तो वो आ गया 80%। तो ये हमें मिला एक 53%, एक 80%। अभी इन दोनों का हम वैल्यू ले करके कलर इंडेक्स कैलकुलेट करें। कलर इंडेक्स इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ आरबीसी, दैट इज 53% डिवाइडेड बाय 80% यहाँ पे, ठीक है। तो ये आया हमारा 0.67, ठीक है। तो ये हमारे हो गए ब्लड इंडाइसिस MCV, MCH, MCHC एंड कलर इंडेक्स। अभी स्टार्ट करें एनीमिया। तो एनीमिया की डेफिनेशन में, एनीमिया इज कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कैसे कम होगी? या तो हमारे आरबीसी डिक्रीज हो रहे, या हमारा हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो रहा है, या दोनों डिक्रीज हो रहे, ठीक है। तो इसे कहते हैं एनीमिया। तो डेफिनेशन में डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आइदर ड्यू टू डिक्रीज हीमोग्लोबिन और डिक्रीज आरबीसी और बोथ। अभी एनीमिया का कॉज, जब हमारा आरबीसी का रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन मैच नहीं कर रहा है तभी एनीमिया होगा, ठीक है। मतलब सपोज रेट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, ठीक है, तो भी एनीमिया हो सकता है, या रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन बढ़ गया तो भी एनीमिया हो सकता है, ठीक है। तो एनीमिया में आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन और पैक्ड सेल वॉल्यूम कुछ भी कम हो सकता है, ठीक है। कॉजेज ऑफ एनीमिया, इसमें आ रहा है हमारा एक डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन और इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन और इंक्रीज ब्लड लॉस,
ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन, एनीमिया का जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए दो मेथड्स है। एक है हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब हमारे आरबीसी की साइज़ कैसी है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन कैसा है, जो हमने बताया एमसीवी एमसीएचसी उसके ऊपर से। और दूसरा है इटियोलॉजिकल, मतलब कॉज के ऊपर से क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड कर रहा है साइज़ एंड कलर ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो जो आरबीसी की साइज़ है वो कहाँ से डिटरमाइन होगी, वो डिटरमाइन होगी हमारे एमसीवी के ऊपर से, मतलब एमसीवी कम हो गया तो माइक्रोसाइटिक, एंड कलर डिटरमाइन होगा एमसीएचसी के ऊपर से। तो ये दोनों फैक्टर्स के ऊपर से हम जो एनीमिया को क्लासीफाई कर रहे हैं उसके 4 टाइप्स आ जाएंगे, ठीक है। एक है हमारा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, मतलब एमसीवी एमसीएचसी दोनों नॉर्मल है, ठीक है। फिर मैक्रोसाइटिक, मतलब एमसीवी बढ़ा हुआ है, बड़े बड़े सेल्स है, एंड नॉर्मोक्रोमिक मतलब एमसीएचसी नॉर्मल है। फिर मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, मतलब साइज बड़ी है लेकिन हीमोग्लोबिन कम है, एंड माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, मतलब साइज भी छोटी है और हीमोग्लोबिन भी कम है। तो ये हो गया हमारा पहला क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजी मतलब कि क्या कॉज है और ओरिजिन, स्टडी ऑफ कॉज और ओरिजिन ऑफ एनीमिया। तो इसके ऊपर से अगेन 5 अलग अलग टाइप्स के एनीमिया है। एक है हमारा हेमरेजिक एनीमिया, जिसमें हेमरेज ज़्यादा होता है। दूसरा है हीमोलाइटिक एनीमिया, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तीसरा है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन विटामिन B12 फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से। ए प्लास्टिक एनीमिया, जिसमें बोन मैरो आरबीसी बनाना बंद कर रहा है। एंड एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है उसकी वजह से एनीमिया हुआ है, ठीक है। तो ब्लड लॉस एनीमिया जिसे कहते हैं हेमरेजिक एनीमिया, ये ब्लड लॉस हमारा एक्यूट भी हो सकता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ सडन ब्लड लॉस, और क्रॉनिक भी हो सकता है। अगर एक्यूट ब्लड लॉस है तो एनीमिया हमारा होगा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, मतलब आरबीसी नॉर्मल ही होंगे क्योंकि सडन लॉस है। एंड क्रॉनिक लॉस मतलब किसी को कोई ब्लीडिंग अल्सर है स्टमक में, इंटेस्टाइन में, या पाइल्स है, या बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन है, तो इसमें हमारा आयरन डेफिशिएंसी जैसा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिलेगा, ठीक है। दूसरा कॉज है हीमोलाइसिस, जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा, जैसे कि लीवर फेलियर है, रीनल डिजीज़ है, स्प्लीन का कोई हाइपर स्प्लीनिज्म है, स्प्लीन बड़ी हो गई तो डिस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन है, कोई एंटीबॉडीज़ है, तो ये सभी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इसमें भी नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा। कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है जिसकी वजह से आरबीसी जल्दी से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, तो ये सब में आएगा हमारा अगेन हीमोलाइटिक वेराइटी, ठीक है। पर इसमें हमारा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी है तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, विटामिन B12 फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है तो मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक या मेगालोप्लास्टिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। फिर ए प्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो का एप्लेजिया, मतलब बोन मैरो ने अपना फंक्शन करना बंद कर दिया, तो हमारा आएगा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। और क्रॉनिक कोई डिजीज़ है जिसके वजह से जो प्रोटीन फॉर्मेशन है या आरबीसी सिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो इसमें भी नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा। अभी एक के बाद एक एनीमिया डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला है हमारा हेमरेजिक एनीमिया, जिसमें हमने बताया एक्यूट हेमरेज है, जैसे कोई एक्सीडेंट है जिसमें ब्लड लॉस हुआ है तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा। सेकेंड है क्रॉनिक ब्लड लॉस है अगर, तो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से पेप्टिक अल्सर, पाइल्स, मेंस्ट्रुएशन, तो इसमें माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। सेकेंड है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक मतलब अगर हमारा आरबीसी है उसमें कोई डिफेक्ट है तो भी हीमोलाइटिक हो सकता है, या एक्स्ट्रा कॉर्पस्क्यूलर मतलब बाहर का कोई फैक्टर आ करके हमारे आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो भी हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है। तो इंट्रा कॉर्पस्क्यूलर डिफेक्ट जिसे इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया भी कहते हैं, इसके अंदर हमारा आएगा हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, मतलब आरबीसी जो बायकॉन्केव शेप के बदले स्फेरिकल होंगे तो भी डिस्ट्रॉय जल्दी हो जाएंगे। सिकल शेप के है तो भी डिस्ट्रक्शन होगा, थैलेसेमिया है तो भी डिस्ट्रक्शन होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एंड G6PD डेफिशिएंसी। और एक्स्ट्रा कॉर्पस्क्यूलर एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा, या कोई केमिकल्स या ड्रग्स है जो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हीमोलाइटिक एनीमिया हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यह हमारा हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, जिसमें हमारे आरबीसी स्फेरिकल हो गए। यहाँ पे जो आरबीसी का साइटोस्केलेटन है ना, इसके अंदर स्पेक्ट्रीन जो है, तो ये स्पेक्ट्रीन ये वाला ये एब्सेंट होगा। तो स्पेक्ट्रीन जब एब्सेंट होता है तो आरबीसी हमारे बायकॉन्केव नहीं होते, उसकी बदले आरबीसी हमारे स्फेरिकल हो जाएंगे, जिसका लाइफ स्पैन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बायकॉन्केव है ना तो वो इजीली पास हो जाएंगे कैपिलरी से, लेकिन ये स्फेरिकल है तो वो रप्चर हो जाएंगे।
नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें भी कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी होगी। यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है इसका नाम है हीमोग्लोबिन एस। इसमें अल्फा चेन तो नॉर्मल है लेकिन बीटा चेन में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड जो अमाइनो एसिड आता है इसके बदले वेलाइन आ जाएगा, तो जो हीमोग्लोबिन बनेगा इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन एस। और ये जो हीमोग्लोबिन एस है उसका पोलीमराइजेशन होगा जब इसको कम ऑक्सीजन मिलेगा और इसमें से लंबी लंबी चेन्स, लॉन्ग चेन्स बनेगी जो प्रेसिपिटेट होती है और जो सिकल सेल बनाती है। और सिकल सेल एनीमिया में जो पेशेंट है उसके ब्लड वेसल में ब्लॉक हो जाता है ये सिकल्ड आरबीसी से। और सिकल सेल एनीमिया कब होता है? जब कोई पर्सन है उसके दोनों पेरेंट्स इसे जीन इनहेरिट करते हैं, ठीक है। हर एक पेरेंट में से एक एक जीन आ रहा है और यहाँ पे होगा क्या, जो हीमोलाइज सिकल सेल होते हैं वो एग्रीगेट हो जाएंगे, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से वो ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से ब्लड फ्लो बंद हो जाता है जिसे कहते हैं इन्फाक्शन। और इन्फाक्शन कॉमनली कहाँ होता है? छोटे छोटे जो हाथ और पैर के बोन्स होते हैं ना उसमें होता है। इसकी वजह से जो फिंगर्स होते हैं ना उसकी साइज़ छोटी बड़ी हो जाती है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलता जब ग्रोथ होता है तब, तो इसे कहते हैं हैंड एंड फूट सिंड्रोम। और हीमोलाइटिक एनीमिया है जिसका नाम है थैलेसीमिया, जो भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इसके अंदर भी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। इसका दूसरा नाम है कूलीज एनीमिया और मेडिटेरियन एनीमिया, क्योंकि ये मिड सी कंट्रीज़ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसमें हमारा इंडिया भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो ग्लोबिन चेन है उसका सिंथेसिस या तो कम हो गया है या तो बंद हो गया है, ठीक है। और इसकी वजह से जो आरबीसी बनते हैं वो भी जल्दी रप्चर हो जाएंगे। और इसमें अल्फ़ा और बीटा 2 थैलेसीमिया होते हैं। अल्फ़ा थैलेसीमिया है जिसमें अल्फ़ा चेन का सिंथेसिस कम हो गया है या एब्सेंट है। और इसमें अल्फ़ा थैलेसीमिया में जब अल्फ़ा चेन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो और कोई चेन नहीं बनेगी उसकी बदले, तो जो बेबी है वो स्टिल बॉर्न होगा या आफ्टर बर्थ इमीडिएटली उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन बीटा थैलेसीमिया में जब बीटा चेन नहीं होती तो उसके बदले डेल्टा या गामा चेन बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरिथ्रोपोएसिस डिफेक्टिव होगा एंड हीमोलाइसिस होता है। अभी थैलेसीमिया मेजर एंड माइनर क्या है? माइनर मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल है जीन और दूसरे के ऊपर थैलेसीमिया का जीन है। और मेजर मतलब दोनों के ऊपर थैलेसीमिया का जीन है। अगर दोनों पेरेंट्स या एक पेरेंट माइनर है और दूसरा नॉर्मल है तो क्या होगा, सभी चाइल्ड माइनर भी हो सकते हैं या नॉर्मल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों पेरेंट्स माइनर है, ठीक है, यहाँ पे एक के ऊपर थैलेसीमिया का जीन है और एक के ऊपर एक नॉर्मल है, ठीक है, तो दोनों माइनर हो गए तो क्या होगा, मेजर थैलेसीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं 25% में, ठीक है। माइनर भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं, ठीक है। एक और हीमोलाइटिक एनीमिया में हमारा आ रहा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, जिसमें मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और बेबी है पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो बेबी में से एंटीजन डी एंटीजन मदर में एंटर होंगे वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और सेकेंड और सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में ये एंटीबॉडीज़ बेबी में जा करके हीमोलाइसिस करेंगे, ठीक है। इसमें हाइड्रोप्स फीटालिस जो सीवियर फॉर्म है हीमोलाइसिस का, जिसमें बेबी की डेथ हो सकती है, या नॉर्मल माइनर हीमोलाइसिस होगा, या जॉन्डिस हो सकता है, या कर्निक ट्रस, मतलब इसमें जो बिलिरुबिन फॉर्मेशन बहुत बढ़ जाता है तो वो बेबी के बेसल गैंग्लिया में जा करके डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया में कुछ ड्रग्स है, कुछ केमिकल्स है, जैसे सल्फोनेमाइड्स, प्राइमाक्विन, आर्सेनिक, लेड, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, मलेरिया, आयनाइजिंग रेडिएशन या फिजिकल डैमेज, कोई भी आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व से या डायलिसिस से, तो ये सब भी हीमोलाइसिस करते हैं, ठीक है। तो इसका कॉज है एक्वायर्ड, तो इसे एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमारी आयरन की वजह से है या B12 की वजह से है या फॉलिक एसिड की वजह से है, ठीक है, तो इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉमन होता है। इसमें क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, कोइलोनाइकिया मतलब ऐसे स्पून जैसे शेप के नेल्स हो जाएंगे और वो जल्दी से टूट जाएंगे, ब्रिटल हो गए, हेयर भी ब्रिटल हो जाते हैं, नेल्स भी ब्रिटल होते हैं, पेल होता है पूरा फेस, और डिफ़िकल्टी इन फॉलोइंग, क्योंकि जो टंग है इसके ऊपर जो पैपिला जो प्रोजेक्शंस होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं, एट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। हाँ, आयरन डेफिशिएंसी के कॉमन कॉजेज़ क्या है? एक तो एक्सेसिव ब्लड लॉस, बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन है या मल्टीपल टाइम प्रेगनेंसी है या हेमरेजिस है या पाइल्स है तो, या डिक्रीज इंटेक, अगर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे ठीक से, ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, या एब्जॉर्प्शन कम है, जैसे स्टमक निकाल दिया है तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, या डिमांड बढ़ गई जैसे चाइल्डहुड में या प्रेगनेंसी में और सप्लाई नहीं है तो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है।
आयरन की डेली रिक्वायरमेंट है 5 to 10 मिलीग्राम पर डे मेल्स के लिए, फीमेल्स में ये डबल हो जाती है 20 मिलीग्राम पर डे। साथ साथ में कुछ और फैक्टर्स भी है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ आयरन मतलब Fe+2 फॉर्म है तो वो इजीली एब्जॉर्ब होगा। सेकेंड, फॉस्फेट्स फाइटेट्स है, ये भी एब्जॉर्प्शन आयरन का घटाते हैं जो हमारे फूड में है। और अगर आयरन का स्टोर कम हो गया है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और आयरन का स्टोर ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। एक और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया है जिसका नाम है पर्नीशियस एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी, जिसे एडिसन्स डिजीज़ भी कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर बनाने वाले पैराइटल सेल्स होते हैं ना, उसके सामने एंटीबॉडी बन जाते हैं। तो जो पैराइटल सेल्स है इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनाएगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और हमारा जो B12 है ना वो DNA सिंथेसिस के लिए चाहिए, तो हमारे RBCs का DNA सिंथेसिस अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से जो हमारे RBCs है वो बड़े बड़े मेगालोब्लास्ट जैसे हो जाएंगे। ठीक है, इमेच्योर लार्ज सेल्स। क्लिनिकल फीचर्स में और भी क्लिनिकल फीचर्स है, जैसे कि पैरेस्थेशिया, जिसमें एबनॉर्मल सेंसेशन आएंगे, जैसे टिंगलिंग, नमनेस हो जाएगा, फिर वीकनेस होगी, अटैक्सिया होगा, मसल का इनकोऑर्डिनेशन हो रहा है। ठीक है, और ये जो मेगालोब्लास्ट है वो जल्दी से रप्चर हो जाएगी, मतलब उसकी लाइफ स्पैन आरबीसी की जो है 120 डेज़ के बदले 40 to 50 डेज़ हो जाएगी, और जिसकी वजह से एनीमिया होगा। क्लिनिकल फीचर्स में सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। कभी कभी बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व फाइबर्स है ना उसका भी डीजनरेशन हो जाता है, जिसकी पोस्टीरियर एंड लेटरल कॉलम्स का। और साथ साथ में एनीमिया, टंग अल्सरेशन और अल्सरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, ये सब भी प्रेजेंट होता है। ट्रीटमेंट में विटामिन B12 ओरली देंगे तो एब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, तो इसके बदले उसका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है। नेक्स्ट है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए फॉलिक एसिड भी चाहिए, तो फॉलिक एसिड नहीं है तो भी डिफेक्टिव आरबीसी का मैच्योरेशन होगा, डिफेक्टिव DNA सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो आरबीसी अगेन लार्ज होंगे, मेगालोब्लास्ट होंगे। ठीक है, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होगा, आरबीसी जो बनाने वाला बोन मैरो होता है ना, जिसे कहते हैं रेड बोन मैरो, उसका डिसऑर्डर है। एप्लेजिया मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शनिंग, ये बोन मैरो अपना फंक्शन बंद कर देता है, और हाइपोप्लेजिया में फंक्शन कम हो जाता है बोन मैरो का। ठीक है, कॉजेज़ में अगर बहुत ज़्यादा रेडिएशंस जैसे एक्सरेज, गामा रेज एक्सपोजर हुआ है, कोई ड्रग्स जैसे बैक्टीरियल टॉक्सिन्स है, क्विनीन है, बेंजीन है, रेडियम है, या टॉक्सिन्स है, वायरल इन्फेक्शन है जैसे हेपेटाइटिस है, HIV है, तो इन सब की वजह से भी एप्लेजिया हो सकता है। क्लिनिकल फीचर में इसमें आरबीसी तो कम हो जाएगी बट WBC प्लेटलेट भी कम हो जाएंगे, जिसे कहते हैं पैनसाइटोपिनिया, मतलब डिक्रीज आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट। और इसमें होगा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। एनीमिया में नॉर्मल आरबीसीज होंगे बट कम हो गए हैं। नेक्स्ट है एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिसऑर्डर। यहाँ पे क्या होगा, बहुत क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आयरन मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस हुआ है, या फिर रेजिस्टेंस हुआ है एरिथ्रोपोइटिन के एक्शन के ऊपर, तो एरिथ्रोपोइटिन अपना काम नहीं करेगा तो आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो एनीमिया डेवलप होगा। ठीक है, और इस टाइप का जो एनीमिया है इसमें आरबीसी अगेन नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक ही रहेगी, बट अगर बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक अगर ये एनीमिया है तो आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, तो आरबीसी हमारे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक हो सकते हैं। लास्ट वेराइटी ऑफ एनीमिया जो है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर। कुछ क्रॉनिक डिजीजेज जैसे नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसमें है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या क्रॉनिक इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, या क्रॉनिक रीनल फेलियर एंड डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, या नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर, इन सब में भी एनीमिया हो सकता है। अभी एनीमिया के साइंस एंड सिम्टम्स। तो कॉमन सिम्टम्स में सबसे पहला पेल स्किन है, थिन स्किन, ड्राई स्किन हो जाएगी, स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, जो नेल्स है वो ब्रिटल हो जाएंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ गया है, आरबीसी काउंट कम है तो विस्कोसिटी कम हो गई, तो टेकीकार्डिया, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियोमेगाली, हार्ट एनलार्ज हो जाएगा क्योंकि उसको वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, और मर्मर्स, एबनॉर्मल साउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी में ब्रेथलेसनेस, क्योंकि ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन को रिलीज़ करना है, ऑक्सीजन टिश्यू में कम है। GIT के सिम्टम्स में एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगना, नौशिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। मेटाबॉलिज्म में बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, एंड रीनल फंक्शंस भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनोरेजिया मतलब एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, या मेंस्ट्रुएशन कम भी हो सकता है, ओलिगोमेनोरिया, और एब्सेंट भी हो सकता है। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में हेडेक हो सकता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, ड्राउजीनेस, डिजीनेस और वर्टिगो, एंड इजी फैटिगेबिलिटी। तो ये हो गए हमारे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं ब्लड इंडाइसिस एंड एनीमिया। थैंक यू सो मच।